अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। साइफर के हवाले से आजम खान के इतराफी बयान ने बहुत सारे सवालात जन्म दिए हैं। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI के खिलाफ किस दफ़ा के तहत क्या कार्रवाई होनी है, अभी तक ये तो सामने नहीं आया। काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। ये मामला अभी तफ्तीश के मरहले में है। PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुदैबिया केस में इसहाक डार साहब ने जो 164 का बयान दिया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि 164 के तहत बयान मुल्जिम की मौजूदगी में रिकॉर्ड होना चाहिए। साइफर के मामले में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। आज़म खान के इतराफ़ी बयान पर अभी जरा होना बाकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़म खान के इतराफ़ी बयान की कानूनी हैसियत क्या है। चेयरमैन PTI का ये कहना है कि आज़म खान एक ईमानदार आदमी और जब तक वो खुद आज़म खान के मुंह से ये तमाम चीज़ें नहीं सुनेंगे वो यकीन नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के बकौल साइफर पब्लिक किया जा सकता है और ना ही किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। अगर सियासी मकासद के लिए साइफर के जो इस्तेमाल हुआ उस पर 14 बरस कैद की सज़ा हो सकती है। साइफर के मामले पर हुकूमत क्या करेगी और क्या करने जा रही है? क्या आज़म खान का इतराफ़ी बयान चैलेंज हो सकता है? आज़म खान के बयान की कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये बयान दोबारा रिकॉर्ड होगा? और क्या ये भी ज़रूरी है कि वो खुद आकर पब्लिकली या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या मीडिया से बात कर दें, सामने आकर एटलीस्ट वो बता दें कि बिल्कुल वो ये उन्हीं का मौक़िफ़ है और किसी दबाव के तहत नहीं लिया गया, जो कि PTI का एतराज़ है। चेयरमैन PTI के अलावा साइफर के मामले में किस किस को गिरफ्तार किया जा सकता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं, किसी तारुफ के मुताज भी नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब भी हैं। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, पहले तो आज़म खान साहब जो थे वो 3-4 हफ्ते वो थे नहीं, उनकी FIR भी गुमशुदगी की थी, लेकिन उनका जो बयान है और फिर जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी वो मैजिस्ट्रेट के सामने वो हुआ, उन्होंने FIR भी वापस ले लिया है, वो घर भी चले गए हैं, लेकिन क्या कानूनी हैसियत इसकी क्या होगी? अगर ये मामला अदालत में जाता है तो अदालत क्या उनको बुलाकर और उनके इस बयान की तस्दीक करेगी? जी, ये जो वादा माफ हुआ होता है ना, ये भी शरीक जुर्म होता है जी। और ये जो वादा माफ हुआ होते हैं, जब ये शरीक जुर्म होते हैं तो ये दो किस्म के इनके रोल होते हैं। एक तो ये होता है कि इनका बराबर का रोल होता है बाकी तमाम लोगों के साथ, और दूसरा रोल ये होता है कि वहाँ बराबरी नहीं होती, वहाँ ये किसी सुपीरियर के साथ मिलके कुछ क्राइम कर रहे होते हैं। तो ये दो आपको मैंने बता दिए इक़साम वादा माफ हुआ की। अब सवाल ये पैदा होता है कि वादा माफ हुआ की जो एविडेंशरी वैल्यू है, यानी उसकी जो शहादत का जो उसका वजन है कानून में कि उसकी शहादत कितनी मजबूत होती है, तो कानून इसके बारे में ये कहता है कि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तावक्ते के उसकी जो गवाही है उसकी तायीद जो है बाकी जो वाक़यात हैं, शवाहिद हैं, उनसे ना हो जाए। तो इन अदर वर्ड कोरॉबरेशन, अंग्रेजी में हम इसको कोरॉबरेशन कहते हैं, कि ये अकम्पलिस होता है, अप्रूवर, इसकी कोरॉबरेशन होनी चाहिए बाकी और एविडेंस के साथ। तो अगर ये कोरॉबरेशन हो जाए तो इस पे कन्विक्शन जो है वो बेस की जा सकती है, लेकिन अगर कोरॉबरेशन ना हो तो ज़ाते खुद इस बयान की इतनी हैसियत नहीं होती। अच्छा, इरफान कादिर साहब, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि जी वो लापता थे और शायद दबाव के तहत उनसे ये बयान लिया गया है, ये कैसे साबित करना होगा कि जो PTI का ये दावा है वो दुरुस्त नहीं है? उसके लिए तो जारी बात है, कानून क्या कहता है इसके बारे में? मैंने आपको कहा ना कि कानून ये कहता है कि उन्होंने जो बयान दिया उसका वजन कितना है, सबसे पहले ये देखा जाएगा। ठीक है। ये चीज बाद में आएगी कि दबाव या ना दबाव। अच्छा। दबाव की बात तो तब आएगी ना जब पता चले कि बयान की तो मजबूती ही नहीं है। लेकिन अगर बयान है ही मजबूत और उसकी तायीद हो रही है दूसरे वाकयात से, जो कि इस केस में हो रही है, इस केस में तायीद हो रही है उसके बयान की, कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम एक खेल खेलेंगे और दूसरी तरफ खान साहब जो है उन्होंने बाद में इसको डिनाई भी कर दिया, तो मुतजाद उनकी
और फिर उसके बाद उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोक दिया, इस बयान को इस्तेमाल करते हुए इसको तोड़ मरोड़ के इसका जो उन्होंने इस बयान का जो जिस तनाजर में लिया, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ही सारा चेंज कर दिया। बयान में तो ऐसी बात नहीं थी कि हुकूमत गिराई जा रही है पाकिस्तान में या और अमेरिका की मदद से गिराई जा रही है और यहाँ के लोग मिले हुए, ऐसी तो कोई बात साइफर में है ही नहीं। साइफर में तो ये है कि वर्किंग रिलेशन इस गवर्नमेंट के साथ, तो वो तो उस वक्त की जो हुकूमत थी खान साहब की, उसके बारे में उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। बाहर के लोगों के पाकिस्तान के बारे में तो उस तरह से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। और ये साइफर जैसे कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी ये ऑफेंस इसलिए बन जाता है कि साइफर जो है ये आते रहते हैं फॉरेन ऑफिस में और इसको हमेशा सीक्रेट रखा जाता है। बैनुल अक़वामी तौर पे मुल्क जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहते हैं, तो उसको इस तरह तोड़ मरोड़ के पेश करना और फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं उनको बाहर की कुव्वतों के साथ खराब करना और फिर अपने मुल्क में आइन के साथ खिलवाड़ करना और कोशिश करना कि आइन को पटक के फेंक दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि इन्होंने जो वोटिंग रोक दी थी जी इस पे नो कॉन्फिडेंस पे, वो फ्रॉड किया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो इतने सख्त अल्फाज आ जाए कि फ्रॉड किया, उसका मतलब है कि आइन जो है उसे पसे पुश्त डाल दिया, आइन को उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये तो हाई ट्रीजन है, यानी गद्दारी के मुर्तकिब होंगे इस तरह की जो चीज करेंगे, तो बड़ी सीरियस ये ऑफेंस बनती है। अच्छा इरफान कादिर साहब, यहाँ पर जब थोड़ा सा पीछे अगर जाएं और कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग है जो यू आर रेफरिंग टू कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, फ्रॉड किया, लेकिन सजा तो उसमें भी किसी को नहीं हुई, ना कैल हुआ ना किसी को और सजा हुई। यहाँ पे आप कह रहे हैं ये हाई ट्रीजन वाला मामला है और ये दोनों आपस में जुड़े मामलात हैं, तो इसमें भी ऐसा ही हो सकता है कि कहें कि जी आपने गलती की है लेकिन बस वो की है, आइंदा ना करें। हमने देखा ऐसे फैसले हुए हैं पिछले एटलीस्ट एक साल में, हमारे सामने कई मिसालें मौजूद हैं। देखें, अगर खान साहब जो है स्ट्रेट अवे माफी मांगते हैं इस स्टेज पे, तो वो डेफिनेटली सजा में जो है वो बिल्कुल कमी हो सकती है। लेकिन ये कहना कि नहीं सारी बात को झुटलाते रहे और इसी तरह मुतजाद बातें करते रहे, तो फिर तो उनको काफी सख्त सजा भी मिल सकती है। ठीक, और इसमें इरफान कादिर साहब, अगर तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तो जा रही है, क्या केयर टेकर जो कैबिनेट आएगी वो भी इसी तरह परसू करेगी आपके ख्याल में इस केस को, और FIA की इन्वेस्टिगेशन और ये जो पूरा मामला है, और कितने टाइम में ये इन्वेस्टिगेशन वाइंड अप होती देख रहे हैं आप? देखिए, कोई भी हुकूमत हो उसका काम है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं। तो ये तो नहीं कर सकते कि हुकूमत अगर केयर टेकर है तो वो वहां पे कानून जो है वो रुक जाएगा या साकन हो जाएगा। तो लॉ विल हैव इट्स कोर्स। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है उस दौरान में ये तो नहीं होगा कि केयर टेकर्स के आने से तफ्तीश रुक जाएगी या इंक्वायरीज रुक जाएंगी या मुख्तलिफ हमारे जो इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, वो अपनी काम छोड़ देंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशन छोड़ देंगे। तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, आखिर में इरफान कादिर साहब, चेयरमैन PTI के खिलाफ जो एक तो मलिक रियाज साहब वाला जो मामला था 190 मिलियन पाउंड वाला, वो कहा गया ओपन एंड शट केस है। अभी ये साइफर वाले मामले में भी यही कहा जा रहा है, तोशा खाना का केस भी चल रहा है। इन तीनों में से, क्योंकि आप एक जबरदस्त माहिर कानून है, तीनों में से कौन सा ऐसा केस है जो जल्दी वाइंड अप होते दिख रहा है आपको और आप समझते हैं कि उससे बचना कानूनी तौर पर चेयरमैन PTI के लिए बड़ा मुश्किल होगा? सबसे पहले साइफर वाला केस जी, उसके बाद 190 मिलियन पाउंड वाला केस, वो भी बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर है वो। और तोशा खाना के बारे में भी जिस किस्म की उन्होंने रियासत मदीना की बातें की हैं, उसके बाद ये सारी चीज जो मंजर आम पे आई है, तीनों केस उनके खिलाफ बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं। ठीक, इरफान कादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त का जिसके बाद इस्लामाबाद की राहदारियों में बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इलेक्शंस डिले होंगे, केयर टेकर सेटअप जो है प्रोलॉन्ग हो सकता है, 6-7 महीने का हो सकता है। PMLN अगर इलेक्शन जीतती है तो क्या नवाज शरीफ 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे, या शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बड़ी कंफर्टेबल है। ब्रेक के बाद इन तमाम सवालात के जवाब आपके सामने।
वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में अब 3 हफ्ते रह गए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी तेजी के साथ निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का आगाज भी कर दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने जरदारी साहब से कई मुलाकातें की। उसके बाद ये बात सामने आई कि दोनों जमातें किसी सीनियर सियासतदान को निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहती हैं, जबकि मुक्तदर हलकों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो किसी टेक्नोक्रेट को, मईशतदान को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। आइनी तौर पर तो वज़ीर आज़म सिर्फ अपोजिशन लीडर से ही निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत कर सकते हैं और मौजूदा अपोजिशन लीडर के साथ उनकी जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग है उससे ये बात तो साबित है कि वो जो कहेंगे अपोजिशन लीडर ने सिर्फ उस पर रजामंदी ज़ाहिर करनी है। जबकि नून लीग की इत्तेहादी जमात JUIF ने अपने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था वो मियाँ नवाज शरीफ और फजल रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने वो दूर कर दिए। इलेक्शन के हवाले से आज MQM के वफ़द ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात की, जिसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका मुतालबा ये है कि इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत कराए जाएं। अगर इसके लिए इलेक्शन को चंद माह आगे बढ़ाना मकसूद हो तो वो भी किया जाना चाहिए। MQM के इस बयान ने ये पोजीशन उनकी वाज़ेह कर दी है कि उन्हें इलेक्शन आगे बढ़ने पर जो है वो कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में भी इस पर बात हो रही है कि जी इलेक्शंस कब होने हैं, ये बातें हो रही हैं 6-7 महीने डिले हो जाएगा और केयर टेकर सेटअप जो आएगा वो एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप, निगरान सेटअप हो सकता है। क्या हो रहा है मामला, किस तरफ ये बातें जा सकती हैं, गुफ्तगू करेंगे। हम सबके गुरु भी हैं सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है, मारूफ कॉलमिस्ट हैं, जियो न्यूज़ के अब मेज़बान भी हैं। वड़ाई साहब, इस्लामाबाद में हम बैठे तो हैं लेकिन हर तरफ हमें कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। आप थोड़ा सा दूर लाहौर में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद का माहौल वहाँ से आप कैसे देख रहे हैं? ये जो कहा जा रहा है इलेक्शन में ताख़ीर हो जाएगी और हुकूमती जमातों को ये खदशात है, क्या वजह है उसकी? देखिए जी, एक बात यह है कि पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये हुकूमत चली क्यों गई, 8 अगस्त को क्यों जा रही, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये चाहते नहीं थे इतनी जल्दी जाना और ये चाहते थे कि अगर इनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाए तो मजीद ये अपनी कोई पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो वाज़ेह करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें 2 मुश्किलात इनको पेश आई। एक मुश्किल तो इनको ये पेश आई कि एस्टेब्लिशमेंट ने नॉट नहीं किया, ये हाँ नहीं की, और दूसरी तरफ जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट में आइन की पासदारी भी है और ये मामला जो है ये फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना था। तो इन 2 वजूहात की बिना पर मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम बाइज्जत तरीके से चले जाएं, क्योंकि ये दोनों जो फरीक थे उनकी तरफ से हाँ नहीं हुई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जाना इन्होंने क्यों मुनासिब समझा, क्योंकि इनको पता है कि 9 माह की IMF की किस्त है और अगर हम कुछ और नहीं कर सकते तो ये एक अच्छा टाइम है जिसमें हम खुदा हाफिज कह दें कि भाई ये कहा जा रहा है कि भाई IMF की किस्त आ गई है, बाकी दोस्त ममालिक से पैसे आ गए हैं, कुछ ना कुछ इकानमी की सूरत हाल हमने बेहतर कर दी है और इस मैसेज के साथ हम जाएंगे कि हमने खराब इकानमी को अच्छा कर दिया। तो ये इनके जाने की वजह है। दूसरी, चंद दिन पहले इसलिए जा रहे हैं कि 3 महीने मिल जाए इलेक्शन के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि देखें, क्या हम ये तसव्वुर करें कि ये रिस्क लिया जा सकता है कि PTI बरसरे इक़्तिदार आ जाए? मुझे नहीं लगता कि ये रिस्क लिया जा सकता है और ये इसलिए हमेशा, क्योंकि ये रिस्क 1970 में लिया गया था, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गए थे और कुछ ना एस्टेब्लिशमेंट में रोल अदा किया ना सियासी जमातों ने, और उसके नतीजे में आपको पता है मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग जीत गई थी और उसके नतीजे में मुल्क भी 2 लाख हो गया। तो उससे एस्टेब्लिशमेंट ने ये सबक सीखा है कि ये इलेक्शन से पहले हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हवाओं का रुख जो है वो बदल जाए और इलेक्शन वाले दिन जो है ये फेयर पोलिंग होने देते हैं। तो अब भी मेरा ख्याल है कि अभी तक PTI का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, अभी उसमें कमी है। परवेज खटक साहब ने अभी पार्टी बनाई है, जंगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की पार्टी ने भी अभी टेक ऑफ नहीं पूरी तरह किया। दूसरी तरफ PTI का वोट बैंक जो है इंटैक्ट है। तीसरी तरफ अभी जो असल राइवल हैं PTI के नवाज शरीफ, उन्होंने वापस आना है, वो इंतजार कर रहे हैं कि जस्टिस बंदियाल जाएं तो मैं वापस आऊं ताकि मुझे आके जेल जाना ना पड़े। तो ये वो सारे हकायक हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है, ये ख्याल किया जा रहा है कि भाई शायद इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकेंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है
कि चाहे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बैठे हो, वो भी बड़े आइन पसंद हैं और वो भी एस्टेब्लिशमेंट के रोल को और केयर टेकर्स के रोल के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। बड़ा से बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया, लेकिन क्या इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि निगरान जो सेटअप है उसे तोसी दी जाए? जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ये चाहती है, आपको पता है कि वो चाहते हैं कि प्रोफेशनल्स आए, कि इकोनॉमिस्ट आए, इस तरह के लोग आए जिन पर उनका ज्यादा होल्ड हो। और जाहिर है पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान का हिस्सा है और कंसर्न है, उनको इकोनॉमी के बारे में कंसर्न होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसी इकोनॉमी पे उनका भी इन्हिसार है। तो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसकी वजह से बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि कोई इकोनॉमिस्ट आएगा। दूसरी तरफ पॉलिटिशियन ये चाहते हैं कि ऐसा इकोनॉमिस्ट ना आए जो प्रोलॉन्ग कर जाए और पॉलिटिकल स्पेस कम कर दे। वो चाहते हैं कि ऐसा बंदा आए जो ट्रांजिशन तो करे लेकिन पॉलिटिकल ट्रांजिशन करे। तो ये जाहिर है एक कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आर्मी के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़े कम ऑप्शंस हैं। अगर देखें वो तरीके इस्तेकाम पार्टी या परवेज खटक पे हाथ रखते हैं और नून से हाथ उठाते हैं, तो इसका जो है एडवांटेज जो है वो पीटीआई को जाएगा, क्योंकि पीटीआई का वोटर जो है वो तो शायद इनको वोट नहीं देगा इस वक्त तक की जो सूरत हाल है। और दूसरी तरफ अगर वो नून पे हाथ नहीं रखते तो नून जाहिर है कमजोर रहेगी, तो अगर पीटीआई तो फिर पीटीआई को फायदा पहुंचेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको फुली नून को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो पीटीआई को दबा सकेंगे। तो क्योंकि उनके पास ऑप्शंस महदूद है। वो अगर जहांगीर तरीन साहब को, अलीम खान को, परवेज खटक को सपोर्ट करते हैं जी और नून को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर एक हंग सी पार्लियामेंट बनेगी जिसमें हो सकता है कि सबसे ज्यादा फिर अक्सरियत जो है वो पीटीआई की हो। और लेकिन अगर वो नून को सपोर्ट करते हैं और बाकी सब उसके पीछे लगाते हैं, उनके साथ लगाते हैं। नून की वड़ाई साहब आप बात कर रहे हैं, इस वक्त एक तासुर यह है कि जी एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि अगर नून लीग जीते तो शहबाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी के बगैर तो नून लीग के इलेक्शन जीतना मुश्किल है। लेकिन फिर नवाज शरीफ को यह भी पता है कि अगर मैं आऊं और इलेक्शन जीते तो वो क्यों चाहेंगे कि वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर खुद ना बने? मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून तो अपने तौर पर यह तय कर चुकी है कि भाई अगले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होंगे, चाहे वो थोड़ी मुद्दत के लिए आए। और वो आके वो चाहते हैं अपनी विंडिकेशन, वो चाहते हैं एक दफा दोबारा पॉलिटिकल रिवाइवल, दूसरा वो चाहते हैं कि मुआशी प्लान दें। तो ये दो चीजें वो आके करना चाहते हैं। उसके बाद वो चाहते हैं कि वो चाहे रिटायर हो जाए सियासत से और शहबाज शरीफ साहब जो है उनको वजीर आजम बनाया जाए। और मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी इस हवाले से आगाही है और कोई उनकी तरफ से भी कोई इतनी शदीद इसकी मुखालफत नहीं की है। बड़ा तासुर यह है कि यह तय हो चुका है कि चेयरमैन पीटीआई इंतखाबात में नहीं होंगे, शायद जेल में हो, जो भी हो, और पीटीआई भी कमजोर होगी या हाथ पैर बांधकर उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीटीआई का वोटर और सपोर्टर जो है वो किसी और तरफ तो फिलहाल हमें जाता नजर नहीं आ रहा। तो होगा क्या 3 माह बाद अगर इलेक्शंस होते हैं तो मौजूदा जो हुकूमती जमातें हैं वो कैसे इसका तोड़ करेंगी पीटीआई के वोटर का और सपोर्टर का? देखिए दुनिया में इसका तरीका यही है। हमने देखा 1990 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बड़े वोट थे, ठीक है, उनकी इक़्तिदार से निकाला गया था और तकरीबन यही सिचुएशन थी। उनके खिलाफ केसेस थे, तो उनको रेफरेंस उनके खिलाफ बनाए जा रहे थे। सारी पार्टियां मिल गई थी उनके खिलाफ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ। और 90 में उनको इस बात पे हराया गया 2 बातों पे। एक तो सारी पार्टियों ने मिलके इलेक्शन लड़ा और एक तरफ जो थी वो पीपल्स पार्टी थी, दूसरी तरफ तमाम पार्टियां थी। दूसरा यह है कि होप खत्म कर दी गई वोटर की, कि वोटर जो है उसको ये उम्मीद नहीं रही कि हम दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। तो अब भी होप खत्म की जाएगी कि ये पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकती इस दफा। तो जब होप खत्म हो जाए तो फिर वो ना वोटर की इलेक्शन में दिलचस्पी भी खत्म हो जाती है और फिर वो उस तरह से इलेक्टेबल जो हैं वो भी छोड़ जाते हैं। तो बुनियादी बात यह है कि फोकस अगर इन्हें पीटीआई को दबाना है तो वो होप खत्म करेंगे। सोहेल वड़ाई साहब, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जेयूआई के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो खदशा है कि इलेक्शन में ताखीर हो जाएगी, क्या आपकी जमात को भी ऐसे कोई खदशात हैं? हाँ नहीं, अब तक तो हम नहीं इस बात को समझ रहे कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। देखिए, हमने इरादा कर लिया है कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं और उसमें सिर्फ हमने इतनी जो है ना, आप उसको अच्छे अल्फाज में ले लीजिए, आप उसको नेगेटिव भी ले लीजिए कि हमने सिर्फ 60 डेज को कन्वर्ट किया 90 डेज में। यानी हम अगर हमको 2 दिन और हम गुजार लेते तो शायद हमको 60 डेज मिलते, मगर हमने वो इलेक्शन कैंपेन के लिए या इवन इलेक्शन कमीशन को भी जो है इसका फायदा होगा, उनको भी इंस्टेड जो है 60 डेज 90 डेज मिल जाएंगे। और यही जो है ना सूरत हाल हमको चाहिए थी कि कुछ थोड़े से दिन और मिल जाए, तो वो हमको जो है ना वो 90 डेज में, और 90 डेज के लिए हमने अपने तमाम अदारों को कह भी दिया कि अदारों से मुराद हमारे अपने जमात के अदारे हैं कि आप इलेक्शन जो है ना बहुत उसको स्पीड वाले ट्रैक पे डाल दीजिए और अपनी तैयारी मुकम्मल करिए। और हमको ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये डिले हो या हम इलेक्शन में हिस्सा ना लें, बल्कि हम वक्त पे इंशाल्लाह तैयार। ठीक है कामरान साहब, देखें आइन के मुताबिक तो नवंबर में ही, अगर 12 अगस्त से पहले असेंबली डिसॉल्व होती है, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो क्या निगरान हुकूमत ज्यादा मुद्दत तक जा सकती है? देखिए, दस्तूर में जो लिखा हुआ है वो तो 224 में, आर्टिकल 224 में कि वो तो 90 डेज ही होगी जी। मगर उसमें ख्वाजा अहमद तारिक रहीम वाला केस है कि जब तक नया सेटअप नहीं आएगा तो वो शायद उस वक्त तक, मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि इनडेफिनेट पीरियड, ये हो सकता है 10 दिन आगे 10 दिन पीछे, खुदा न खास्ता, अल्लाह पाक रहम करे, खुदा न खास्ता कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाती है, कोई सैलाब है, कोई जल्जला है, कोई वॉर है, ठीक है 5-10 दिन आगे 5-10 दिन पीछे, 15 दिन आगे 15 दिन पीछे, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो महीनों या सालों के हिसाब से जो है ना वो कंटिन्यू करे। अच्छा, और सर आपकी गवर्नमेंट तो ये वादा कर चुकी है कि पुरानी मर्दमशुमारी पर ही इंतखाबात होंगे, लेकिन MQM उसके लिए तैयार नहीं है। ये भी कहते हैं कि जी नई मर्दमशुमारी पर ही इंतखाबात होने चाहिए, और उनके बकौल अगर डिले हो जाता है इलेक्शन में, होने दें। JUI का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, इलेक्शन के लिए अगर सेंसस ये जरूरी समझ लेते तो सेंसस हुई है, और इसको अगर नोटिफाई कर दिया जाता या अब भी कर दिया जाए तो उसका एक नतीजा निकलेगा, और नतीजा ये है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो पुराना वाला वो स्क्रैप हो जाएगा, फिर नई डिलिमिटेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए जो है ऑब्जेक्शंस के लिए 1 महीना चाहिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शंस जो है उनकी डिस्पोजल के लिए टाइम चाहिए, वो कई महीनों का आगे प्रोसेस है। अच्छा, इसके साथ साथ एक इशू और भी है, इस मर्दमशुमारी के ऊपर भी जो है ना एतराज़ात हैं। पंजाब शायद इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बलूचिस्तान में हम बैठे हैं, हमें जो है ना कबूल है, इवन इसमें MQM को जो है ना वो या पीपल्स पार्टी को भी ये कबूल नहीं है, तो फिर इस तरह से किस तरह से चलेगा? फिर तो 2, 4, 5, 6 महीने में इलेक्शन हो नहीं पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसको इलेक्शन के प्रोसेस को डीरेल नहीं होना चाहिए। जो जा रहा है, जिस ट्रैक पे मामला जा रहा है, इमीडिएटली जो है वो गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए, अपना वक्त पूरा कर चुकी है, और उसके बाद केयर टेकर सेटअप आए, केयर टेकर सेटअप आके इलेक्शन करवाए और वो घर जाए, और जो भी लोग इलेक्ट होते हैं, जो पब्लिक की विल है उसके मुताबिक सेटअप आए आगे, वो बात पूरे करें। निगरान हुकूमत के लिए कामरान साहब कोई मुशावरत आपकी जमात से हुई है? क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म सियासतदान को ही होना चाहिए? देखिए, इस पे मुशावरत हुई है, मैं खुद मौजूद नहीं था, मैं मौलाना साहब के पास उनके घर पे था कल, मगर उसके बाद उस वक्त कोई और मिनिस्टर थे और हमारी कोई और किसी और हवाले से मीटिंग थी, मगर उसके बाद मैंने भी मीडिया पे सुना कि इसाक डार वाले आए हैं और उसमें कोई फिर मुशावरत हुई है। तो और शायद 2 पार्टियों का मौक़िफ़ ये है कि वो पॉलिटिकल आदमी हो। मेरे ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं है कि पॉलिटिकल आदमी होना चाहिए। किस नामों पे मुशावरत हुई है वो मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मौलाना साहब के इल्म में होगा, मौलाना साहब से वो पूछा जा सकता है, पार्टी को जो स्पोक्स पर्सन है उससे पूछा जा सकता है, मगर मेरे इल्म में नहीं है। बाकी परवेज खटक सियासी जमात को क्या आप JUIF के लिए खतरा समझते हैं KP में? कतन नहीं। परवेज खटक साहब इससे पहले तहरीक इंसाफ की शक्ल में मौजूद थे यहाँ पे, और मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की मेन ताकत यही थी। परवेज खटक साहब थे, महमूद साहब थे, महमूद खान साहब थे,
अब वो उनके साथ शायद नहीं रहे पीटीआई के साथ और अपना इंडिपेंडेंटली जो ना वो चलना चाह रहे हैं या किसी और नाम से, थोड़ी बहुत तब्दीली के नाम से जो ना वो चलना चाह रहे हैं। तो वो उनके अपने एरियाज हैं जहाँ पे वो शायद वोट ले सकें और हमारे अपने एरियाज हैं, हमें कम से कम उनसे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। कामरान मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, काफ़ी क्या सराइयाँ चल रही हैं कि जी इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे नहीं होंगे नवंबर में, और केयर टेकर कैबिनेट जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जी मरदमशुमारी के ऑब्वियसली अभी तक नताइज जो हैं उस तरह से सामने नहीं आए, तो डीलिमिटेशंस भी नहीं हो सकती। तो इलेक्शंस जो हैं वो आखिरी मरदमशुमारी जब भी हुई थी उसके नताइज के मुताबिक होंगे और उसी के अंडर होंगे। तो आइन और कानून इस बारे में क्या कहता है? जो सियासी जमातों को, खुसूसन हुकूमत में बैठी सियासी जमातों को खदशात हैं कि जी नवंबर से 3-4 महीने शायद डिले कर दिया जाएगा और केयर टेकर सेटअप वो 6-7 महीने का भी हो सकता है। क्या आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है, और अगर नहीं है तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मारूफ कॉलमिस्ट भी हैं, कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि ये जो खदशात हैं आप भी सुन रहे होंगे, क्या आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश है? अगर तो 12 अगस्त से पहले असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, 90 दिनों में यानी नवंबर में हर सूरत इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, लेकिन अगर 2-3 महीने डिले हो जाए, हो सकते हैं, पॉसिबल है, और किस सूरत में पॉसिबल है? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने सरकारी तौर पर ये आगाह कर दिया है कि अगर असम्बलियाँ जो हैं 12 अगस्त को डिसॉल्व होती हैं तो फिर 60 दिन में इंतखाबात होंगे, तो फिर इलेक्शन 11 अक्टूबर को होंगे। एक किस्म का उन्होंने इशारा भी दे दिया और बता भी दिया। और दूसरा उन्होंने कहा अगर कबल अज़ वक्त असम्बली डिसॉल्व होती है, एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, तो 90 दिन का जब आता है दरमियान में, जो आइन में लिखा हुआ है कि अगर कबल अज़ वक्त डिसॉल्व की जाए तो 90 दिन में होता है, तो फिर उसके लिए उन्होंने कहा कि फिर ये 10 से 12 नवंबर तक जो है वो इलेक्शन हो जाएंगी। अब केयर टेकर गवर्नमेंट जो आएगी वो तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने टेक ओवर करना होता है। जो हमारा आइन का आर्टिकल 224 और 224A है, उसमें ये लिखा हुआ है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मशावरत से होगा। क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन इनका दोस्त है, फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, तो इस लिहाज से कोई मसला पैदा नहीं होगा। जिसका भी नाम फैसला करेंगे दोनों रहनुमा मिलकर, तो प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इंतखाब हो जाएगा और कैबिनेट जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपनी सवाबदीद पर ले आएंगे। तो वो भी हमारा जो आइन का आर्टिकल 48 है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान की मंजूरी से वो काबीना जो है वो तश्कील दी जा सकेगी। तो ये तो सारे मामले आज इलेक्शन कमीशन ने रोड मैप दे दिया है। बाकी रह गया डिलिमिटेशन का मामला, मर्दमशुमारी का मामला। तो मर्दमशुमारी को असूली तौर पर तो इन्हें 30 मार्च तक इसका गजट नोटिफिकेशन कर देना चाहिए था, और इलेक्शन कमीशन ने बार बार खत लिखे शुमारियात डिवीजन को कि जी आप इसका नोटिफिकेशन जल्दी करें, तो वो नहीं कर सके। अब तो तैयार किए है अपनी मर्दमशुमारी के जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो सुबह सिंध और बलोचिस्तान ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो अब एक इसकी बड़ी अहम बात जो हमें नजर आ रही है, जो हमारी तक इत्तला मिली है, वो ये है कि ये कन्फर्म आप कर लें कि हमारी इत्तला के मुताबिक ये है कि 25 जुलाई को मुश्तरका मफादात कौंसिल का बहुत अहम इजलास हो रहा है, और ये इस गवर्नमेंट के 1.25 साल में पहली मरतबा मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होगा। 22 वज़ीर के मेंबर हैं। तो वहाँ ये फैसला किया जाएगा कि आया जो मर्दमशुमारी का जो गजट नोटिफिकेशन जो है वो ये हुकूमत जारी कर दे या उसको मौखर कर दे, मुलतवी कर दे। तो ये मुश्तरका मफादात कौंसिल के मुआहदे के तहत ये मर्दमशुमारी हुई थी, डिजिटल मर्दमशुमारी। मार्च 2021 में फैसला हुआ था। उस टाइम इमरान खान साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो उनके ज़माने में हुआ था कि ये होना है। लेकिन अब अगर ये मुश्तरका मफादात कौंसिल इसको एग्री कर जाती, नहीं जी आप इमीडिएटली इसका नोटिफिकेशन कर दें, तो फिर आप यकीन जाने कि फिर 4 महीने इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, क्योंकि 4 महीने इलेक्शन में पाकिस्तान ने नई हल्का बंदी करवाई। लेकिन सर ये तो लेकिन ये हुकूमत तो क्लैरिफाई कर चुकी है, क्लैरिटी से कह चुकी है कि वो नोटिफिकेशन तो नहीं होगा, तो पुरानी मर्दमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या फिर
कोई गुंजाइश है इलेक्शंस में ताखीर की कि नवंबर से आगे चले जाएं? हुकूमत का तो सब आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मैं भी इस गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, केयर गवर्नमेंट का। मेरे पास वजारत कानून और पार्लिमानी अफेयर्स तो है, तो मैं भी बड़े मोहतात अंदाज में बात करूंगा आपके साथ। लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात है हुकूमत की तो स्टेटमेंट बदलती रहती है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी और राना सनाउल्लाह ने भी, कि हम 8 अगस्त को असेंबली तहरीर कर रहे हैं। तो जो हुकूमत की जो तर्जुमान है मरीम औरंगजेब साहिबा, तो उन्होंने तरदीद कर दी, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था। तो ये तो हुकूमत की तो तरजीहात बदलती रहती है, लेकिन मुश्तरका मफादात कौंसिल बहुत बड़ा आईनी इदारा है। वहाँ ये बैठकर फैसला हो गया कि नहीं जी, आपने तो मर्दमशुमारी, उसमें तो सारे सिंध गवर्नमेंट भी है, चारों सूबों के वज़राए आला उसमें हैं। अगर वो ये कह दें कि नहीं जनाब, हमें तो नई मर्दमशुमारी लाजमी गजट नोटिफिकेशन किया जाए, उस पर नई हल्का बंदी, इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा हुआ है, तो 4 महीने में उसकी हल्का बंदी करवा देगा। लेकिन फिर 1 महीना 1.5 महीना इलेक्शन ज्यादा देर नहीं जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा नवंबर की जाए दिसंबर में इलेक्शन हो जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी तैयार है, वो 3 महीने में भी आ देगी हल्का बंदियां, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 माह लगा लें। तो फिर ये फैसला अहम जो हमारी इतला मिली है हमें, आप पता करें कि वाकया 25 जुलाई को हो रही है। अगर 25 जुलाई को मुश्तरका मफादात नहीं हो रहा, तो फिर जैसी खबरें आ रही हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, तो फिर इलेक्शन आपके नवंबर में चले जाएंगे, नवंबर में हो जाएगी। बाकी कुछ जरूरी नहीं है कि मर्दमशुमारी हल्का बंदी तो जनाब आदिल साहब हमने करवाई है, 10-10 साल बाद होती है हल्का बंदियां। 2002 की हल्का बंदियां, 2002 के इलेक्शन हुए, 2008 की हुए, 2013 के हुए। तो ये तो एक नया इलेक्शन एक्ट में एक नई ये पंडोरा बॉक्स खोल दिया जी, हर तीसरे महीने मर्दमशुमारी भी करवा लें, हर चौथे महीने हल्का बंदियां भी करवा लें। इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, इसकी सिर्फ टेक्निकल या पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें कोई वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो हल्का बंदी 10-10 साल बाद होती। इंडिया में मैं बताऊं आपको, इंडिया के मिसाल दूं चलते चलते, इंडिया में सारा साल मर्दमशुमारी होती है, सारा साल, और सारा साल ही हल्का बंदियां होती रहती है। लेकिन हल्का बंदियां सीटें वही रहेंगी 568। 75 साल हो गए इंडिया को आजाद हुए हुए, उनकी सीटें अवान जरी की 568 है, एक आगे इजाफा नहीं कि यहाँ तो हर मार्शल के दौर में सीटें ऊपर नीचे होती चलेंगी। तो यहाँ एक बड़ी अहम बात है, बताऊं कि हल्का बंदी की कोई ज्यादा अहमियत नहीं है, एक दफा होगी 10 साल तक वही चलेगा। ठीक, चले कुंवर दिलशाद साहब, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए।